अस्सलाम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह के लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो कदरे गर्म है और यूं महसूस होता है कि गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। सूरज आंखें फाड़ फाड़ के इस शहर को देखता है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। उनका कहना है कि दुआ करते हैं कि अब जल्द अज जल्द सर्द मौसम जो है वो आ जाए, ताकि मौसम को भरपूर तरीके से वो एंजॉय भी कर सकें और सुख का सांस भी ले सकें। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा डर भी है उनके दिल में। वो ये है कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है गर्मी से सर्दी की तरफ, तो दरमियानी टेम्परेचर की वजह से नज़ला जुकाम की शिकायतें बढ़ जाती हैं। और क्योंकि इस दफ़ा कोरोना के वबा भी पाकिस्तान के अंदर रही है, तो इस वजह से डर जो है वो अवाम के अंदर पाया जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला तमाम तर मामला जो है वो हमारे शहर, हमारे मुल्क और दुनिया भर के अंदर बेहतर रखेगा और तमाम उम्मत मुसलमान को कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रखेगा। तो नाज़रीन, अगर सिक्योरिटी के हवाले से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो शहर के अंदर दिन ब दिन जहां वारदातें बढ़ रही हैं, वहां पे जुराइम पेशा अफराद भी सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स जड़ावाला के अंदर एक वाकया हुआ, जिसके अंदर मुखालफिन की फायरिंग की वजह से एक शख्स जाबाक हो गया और उसके साथ जो वकील था वो शदीद जख्मी हुआ। शदीद जख्मी वकील को अलाइड अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता उनकी जान तो बच गई। वाकये का नोटिस आईजी पंजाब की तरफ से, पुलिस की तरफ से लिया गया और रिफत मुख्तार जो कि हमारे आरपीओ, उनसे रिपोर्ट तलब की गई। लेकिन बात यह कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आके जो फायरिंग की जाती है, आखिरकार ये एक सवालिया निशान है उन चेकर्स के ऊपर जो कि उन कॉम्प्लेक्सेस के बाहर सिक्योरिटी पे मामूर किए गए थे एहलकार, और हर शख्स को चेक करके स्कैन करके अंदर जाने की इजाज़त होती है, ताकि किसी किस्म का कोई असला या खंजर या चाकू अपने साथ ना ले जा सके, जिससे दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम तर पैरामीटर्स को देखते हुए, इसके बावजूद अगर असला अंदर जाता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर फायरिंग होती है, एक शख्स जहां बहक होता है, एक जख्मी होता है, तो मेरा ख्याल है ये सिक्योरिटी अदारों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए जुल्करनैन को दावत दे रखी है। वेलकम जुल्करनैन, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, क्राइम के हवाले से भी जो है वो बीट कर रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र होती है क्राइम के हवाले से पूरे शहर के ऊपर इनकी। तो जुल्करनैन, क्या कहेंगे? कहा जा रहा था कि खानदान का वाहिद वारिस था जो कि कत्ल कर दिया गया और लंबे अरसे से इनकी दुश्मनी चली आ रही थी। कई शख्स पहले भी इस लड़ाई के दौरान जाँ बहक हुए। आखिरकार क्या वजह बनी? आपका कहना था कि वो सुलह करने आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मार दिया गया। और अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मारा गया तो मेरा ख्याल है वहां पे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि आखिर वो कर क्या रहे थे। उनकी नजरों के सामने ये सब कुछ हो गया और उन्हें पता भी नहीं चलने दिया। बिल्कुल हनान, यही सवाल जो आपने उठाया है और यही सवाल बनता है इस केस में, क्योंकि ये जो इमरान जट नामी शख्स है, इससे कबल इसका तकरीबन पूरा ख़ानदान जो है वो इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुका है। इसके वालिद अरशद जट की अगर बात की जाए तो वो भी मुखालफिन की फायरिंग का निशाना बन के जंबाहक हुए थे और इस इमरान नामी शख्स पर भी 3 से 4 बार कातिलाना हमला हो चुका है। इस पर अब्दुल्लापुर के इलाके में जो है एक बार फायरिंग हुई थी इसकी गाड़ी पर, लेकिन ये उससे बच गया था। 3 से 4 बार ये मुख्तलिफ जगहों पर इस पर कातिलाना हमला किया गया, लेकिन ये बचता रहा। अब सवालिया निशान ये बनता है कि अगर अपनी मदद आपके तहत एक शख्स जो है वो बच सकता है, उसके पास उसका हथियार थे उसके पास, या वो वहाँ से स्किप कर गया या किसी तरह से उसने अपनी जान बचा ली बगैर किसी की मदद के, बगैर पुलिस की सिक्योरिटी के, वो बचता रहा। लेकिन जुडिशल कम्प्लेक्स में जड़ावाला कचहरी में जो है वो उस पर कात हमला होता है और वो जान की बाजी हार जाता है। गोलियां उसे भी लगती हैं और साथ उसके जो वकील थे उनको भी गोली लगती है। यहाँ पर सवालिया निशान ये बनता है कि अपनी मदद आपके तहत वो बच जाता है जहाँ पर पुलिस नहीं है, और जहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी है और अदालत का अहाता है, वहाँ पर उसको जो है वो गोलियां लग जाती हैं और वो जान की बाजी हार जाता है। तो ये दुश्मनी वाली बात तो एक साइड पर रख दी जाए, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस की सिक्योरिटी पर जो है वो, पुलिस की ड्यूटीज़ पर जो है वो इसने सवालिया निशान उठा दिए हैं कि क्या हमारी अदालतों की सिक्योरिटी इस कदर नाकस है कि कोई भी आए और किसी को भी फायरिंग करके मार के चला जाए? क्या हमारे जजेस जो हैं वो इस तरह से खुद को महफूज समझ सकते हैं? बिल्कुल, और उन्होंने इतने केसेस का फैसला करना होता है और सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, उनकी हिफाजत सबसे पहले होनी चाहिए। बिल्कुल,
क्या वो खुद को महफूज समझ सकते हैं जिन्होंने इश्तिहारियों के फैसले देने हैं, जिन्होंने कातिलों के खिलाफ फैसले देने हैं, जिन्होंने डाकुओं के खिलाफ फैसले देने हैं, वो खुद को किस तरह से महफूज समझ सकते हैं? एक शख्स अहाता अदालत में जो है वो हथियार लेकर पहुंचता है, वो इमरान को नहीं मार रहा, वो पुलिस की सिक्योरिटी का, पुलिस की जितना भी पुलिस ने सिक्योर किया हुआ है उस तमाम सिस्टम का जनाजा निकाल रहा है वो। और इस तरह के वाक़यात इससे कबल भी रिपोर्ट हो चुके हैं। मकवाना के साथ एक गांव है, वहाँ पे एक बरादरी है बार, उनका बड़ी देर से दुश्मनी का मामला चला आ रहा था, उनको भी फायरिंग करके जड़ावाला कचहरी के बिल्कुल सामने जो है वो कत्ल कर दिया गया। 3 से 4 लोग उनके कत्ल हुए थे और बाकायदा तौर पर उनको रोक कर नब्ज़ चेक करके देखा गया कि क्या ये वाकई तौर पर डेड हो चुके हैं, ये मर चुके हैं। इस तरह से मुतमईन हो के, इस तरह से रिलैक्स हो के लेकिन जुल्करनैन, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि निज़ाम कुछ ऐसा बनाया जाता है, अदालतों में बाजुकात मेरा भी जाना हुआ, वहाँ पे सिस्टम ऐसा होता है कि चेकिंग के बगैर जाने नहीं दिया जाता आपको, और अगर चेकिंग के बगैर नहीं जाने दिया जाता, इसके बावजूद भी असलहा कोर्ट्स के अंदर आ जाता है। इज दैट पॉसिबल कि जो अहलकार हैं वो भी इनके साथ मिले हों? हो सकता है, ये भी मुमकिन है। इस तरह का वाक़यात जो हैं वो माजी में रिपोर्ट चुके हैं कि कोई ना कोई पुलिस अहलकार भी इस वाक़े में मुलविस होता है। इसका सीएम पंजाब ने नोटिस लिया है, आरपीओ से रिपोर्ट तलब की गई है, आरपीओ साहब ने सीपीओ साहब से रिपोर्ट तलब की है और इसकी इंक्वायरी सीपीओ साहब फिर मुतलका जो थाना है उसे, मुतलका एसपी जो है वो एएसपी को कहेंगे, मुतलका एएसपी जो है वो एसएचओ को कहेगा इलाके का, और फिर जो है वो एक रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट के बाद जो है वो कुछ हकायक मंजर आम पर आ सकते हैं, लेकिन अब तक की जो ज़राए की इतलात हैं उसके मुताबिक ये हुआ है कि ये जिस शख्स ने कत्ल किया है ये बुरका पोश था ज़राए के इतलात के मुताबिक, और इसने बुरका पहन के जो है वो अदालत में एंट्री की है और इसके पास हथियार थे और वहाँ पर उसने हथियार निकाल के फायरिंग शुरू कर दी है। और ये इमरान जट जो है वो ज़राए का ये कहना है कि ये सुलह के लिए गया था। दोनों पार्टीज़ की दुश्मनी काफ़ी देर से चली आ रही थी, अरसा दराज से। दोनों पार्टीज़ के कई लोग जो हैं वो इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और ये अब सिर्फ इमरान जट बाकी था अपने ख़ानदान में से। वो सुलह के लिए गया था और वहाँ पर जो है उसे कत्ल कर दिया गया। हनन, बात ये है कि इस तरह की दुश्मनियाँ भी जो हैं वो हमारी, अगर उनकी डेप्थ में जाया जाए, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो मामूली से तनाज़े होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अदम बर्दाश्त असल में हमारे मुआशरे में बढ़ चुका है, और कहीं से भी स्टार्ट होता है काम, अगर वहीं पे रोक लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल से जूझने से बचा जा सकता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि छोटे से मसले से ये बात बड़ी थी, अगर उस मसले को वहीं पे रोक लिया जाता तो कितनों के प्यारे आज जिंदा होते और किस तरह से अपने घरों को चला रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है अनन। अगर इनकी डेप्थ में जाके देखा जाए कि इस तरह की दुश्मनियों की वजह क्या बनती है, तो बहुत मामूली वजह होती हैं। जिस तरह से मेरी अगर पानी की बारी है देही इलाके में, नहरी पानी का मेरा ड्यूरेशन होता है कि आपका 1 घंटा पानी का टाइम है, 2 घंटे पानी का टाइम है, मैंने 3 मिनट पानी ज़्यादा लगा लिया है, मैंने उसका नक्का जो है उसे नहीं लगाया, तो दूसरी जो जिस पार्टी की बाद में मेरे बाद पानी की बारी है वो आ जाएंगे 3 मिनट तो उसी पानी ज़्यादा लगाया। यही वजह बनेगी, वहाँ पे तू मैं होगी और हाथापाई पे बात आएगी, एक दूसरे पे फायर खुल जाएंगे और बस उस दुश्मनी की भेंट में, उस 3 मिनट के पानी की भेंट जो है वो कई जिंदगियां चढ़ जाती हैं। मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो लवाहिकीन उनके होते हैं, जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, वो जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो वो तो जलील हो ही रहा है, उसका ख़ानदान जो है वो तो ख्वार हो ही रहा है, उनको तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। लेकिन अब वो बंदा जिसने कत्ल कर दिया, सुकून में वो भी नहीं रहता, वो या तो मफरूर है, उसे डर है कि किसी भी टाइम या तो मुझे मुखालफिन की गोली लगेगी या मैं पुलिस की गोली की भेंट चढ़ जाऊंगा, और अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उम्र भर जेल में सड़ना होगा। बिल्कुल। और फिर उसके पीछे उसके घर वाले जो हैं वो मुलाकातों पे जा रहे होते हैं। हमने देखा है जेलों में ये निज़ाम होता है कि ख़वातीन भी खड़ी होती हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए, और ईद का दिन होता है और लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए जेल में जा रहे होते हैं। वजह जो भी है, अदम बर्दाश्त। आपकी बात 100% बिल्कुल ठीक है कि अदम बर्दाश्त, अगर हम मौके पे कुछ थोड़ा बहुत बर्दाश्त का मादा पैदा कर लें और बातों को जो है वो दरगुजर कर दें, तो बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के वाक़या, चलें ये तो एक वाक़या था एक ख़ानदान, लेकिन
जहां पे सिक्योरिटी का इशू आता है, अगर सिक्योरिटी इसी तरह रही तो आने वाले वक्त में भी इस तरह के वाकयात पेश हो सकते हैं, और गुज़श्ता वक्त में तो आप देख चुके हैं कि कितने वाकयात पेश आ चुके हैं इसमें। बिल्कुल ऐसा है, और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं जिसमें ये कहा गया है कि अदालतों की सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो नाकिस हैं, और वकला हजरात भी इस पर कई बार सरापा एहतजाज बन चुके हैं। वो कहते अब देखें ना, उस वकील का क्या कसूर, जो वकील का क्या कसूर है? वो तो अपना केस लड़ने आया था, वो बिल्कुल उसका एक क्लाइंट था और जान से जाता जाता बचा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फायर उसे भी लगे, लाइड हॉस्पिटल उसे शिफ्ट किया गया, बड़ी मुश्किल से उसकी भी जान बची। वकला हजरात ये कह चुके हैं कि अदालतों की सिक्योरिटी जो है उसका मुनासिब इंतजाम किया जाए, लेकिन पुलिस के कानों पे मैं ये कहूँगा कि इस मामले में जूं नहीं रेंगती। वो चंद अहलकार जो वहाँ पे खड़े किए होते हैं वही होते हैं, और उनमें भी मोस्टली जो होते हैं वो 40+ होते हैं, 45, 40, और फिटनेस भी उनकी कोई खास नहीं होती, तोंद निकली होती है, और ना तो भाग दौड़ का स्टेमिना होता है, ना ही जोर आजमाई कर सकते हैं। यहाँ पे चाहिए था कि लीड के जवान या इस तरह के जो फिट हो मुकम्मल और चौकस जवान हो, उनको खड़ा किया जाए, क्योंकि जजेस सबसे हमारे माशरे का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनकी हिफाजत अव्वलीन तरजीह सिक्योरिटी अदारों की होनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जुल्करनैन मौजूद थे, और सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। कल जड़ामला के अंदर जो वाकया पेश आया उसके हवाले से बताया जा रहा था। जुल्करनैन, क्या कहेंगे? बहुत सारे खानदानों के चश्मो चिराग यूं ही गुल हो जाते हैं, सिर्फ कोर्ट्स में ही नहीं बल्कि कोर्ट से बाहर भी देखी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ शहर के अंदर बेहतर नजर नहीं आती, और शायद यही वजह है कि तमाम शहरी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और चाहते हैं कि चौकों पे जो नाके लगे होते हैं वो लगे हों, उनकी हिफाजत के लिए, ना सिर्फ चेकिंग करके और 100-200 दे के उनको जो जाने की इजाज़त दे दी जाती है। इससे मामला कितने बेहतर हो सकते हैं अगर हम खास तौर पे गश्त को बढ़ा दें और नाकों को बढ़ा दें रात के औकात में, तो उससे मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि रात चलते ही डिकेट जो हैं वो आपको मिल जाते हैं और पकड़ लेते हैं आप उनको, लेकिन अब ये सूरत हाल थोड़ी मुनफरिद है शहर की। कहीं पे नाके नहीं नजर आते, गश्त की तो नाम ही ना लें, पूरे शहर में आपको गली मोहल्लों के अंदर गश्त करता कोई नजर ही नहीं आता। हाँ, डॉल्फिन एक्टिव है, लेकिन डॉल्फिन के जितने एहलकार हैं वो 80 लाख की आबादी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल हनान, डॉल्फिन बाकी तौर पर एक्टिव है। डॉल्फिन के एहलकार जो जब उनके ड्यूटी आवर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी के SOPs में शामिल है कि वो 20 मिनट्स जो हैं वो स्नैप चेकिंग करेंगे और 40 मिनट्स वो पेट्रोलिंग करेंगे, और वो इस तरह से करते दिखाई भी दे रहे होते हैं। लेकिन बात वही है कि इतनी बड़ी आबादी है और डॉल्फिन जो है उसकी फोर्स की तादाद जो है वो नाकाफ़ी है। और रही बात आपकी नाकों वाली, तो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर नाके जो हैं वो लगाए गए थे और उनसे काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ था, लेकिन वो नाके उठवाना पड़े। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये नाके जो हैं इन पर मौजूद अहलकार जो हैं वो मुबैना तौर पर रिश्वत के मामलात या करप्शन के मामलात में मुलविस हैं, तो इस वजह से वो नाके जो हैं वो साबिक IG के हुक्म पर जो है वो उठवा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद अब तक नाके जो हैं वो लगाए नहीं गए। बाज़ जगहों पर मुख्तलिफ थानों की हदूद में कभी कभार कोई स्पेशल डेज़ हों तो कभी कभार कोई ना कोई नाका जो है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन नाके लगाने से बहुत हद तक जो है वो जराइम पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। ये है कि रोड पर मौजूद पुलिस एहलकार एक्टिव भी होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई वाक़या, कोई सानहा रूनुमा होता है तो फौरी तौर पर वो पहुँच भी सकते हैं, वो फौरी तौर पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारी एक फ़ोर्स है हनान, QRF, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, और आप उस QRF की गाड़ियाँ देखें, उनको कभी कभार धक्का लगा के स्टार्ट कर रहे होते हैं, और 80s की 90s की गाड़ियाँ। उनको जब स्टार्ट पे जो गाड़ियाँ दी गई थी, जब ये क्विक रिस्पांस फोर्स का स्टार्ट लिया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था, स्टार्ट पे ही उनको पुरानी गाड़ियां दी गई थी। बिल्कुल, वो शुरू पे तो चली, लेकिन उसके बाद यूं रुकी, हमें लगता था कि वो कहीं रुक के नाका लगा के खड़े, लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से वो गाड़ी खराब के खड़े होते हैं। ये बात वाकई काबिल गौर है कि हमारे जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनको ये चाहिए कि वो
इसकी QRF की गाड़ियां जो हैं उनको मजीद फाल करें। और अगर PHP की गाड़ियों की बात कर ली जाए, पंजाब हाईवे पेट्रोल की गाड़ियों की बात कर ली जाए, तो वो भी खटारा बन चुकी हैं। बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो रोड की साइड पर खराब खड़ी होती हैं। तो सड़कों पर जराइम रोकने के लिए जो PHP बनाई गई थी, कम से कम उसको एक्टिव तो किया जाए, कम से कम उसकी पेट्रोलिंग का निज़ाम जो है वो तो बेहतर किया जाए। उनको गाड़ियां तो इस तरह से दी जाएं कि अगर वो खुदा न खास्ता कोई हादसा, कोई सानहा होता है, कोई किसी का डकैती करके कोई किसी को कत्ल करके फरार हो रहा होता है, तो वो उसका पीछा करके उसे पकड़ तो सकें। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, उसका नाम क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है, लेकिन उसका काम जो है वो इंतहाई सुस्त है। कछुए की रफ्तार से चलने वाली 80s की 90s की गाड़ियां उनके पास मौजूद हैं। रफ्तार तो तब मैटर होती है ना जुल्करनैन, जब कहीं पे नजर आए वो। हाँ, वो कहीं पे अब नजर भी नहीं आते। पहले तो शुरू में बास जगहों पे नजर आते थे, अब बहुत कम हो गया कि कहीं पे आपको QRF की गाड़ी जो है वो खड़ी होती हुई नजर आपको अभी जो है वो कैनाल रोड पे कहीं ना कहीं कभी कभार गाड़ी खड़ी देखने को मिल जाएगी QRF की, या आपको कोहिनूर जो हमारा फैसलाबाद का एक इलाका है वहाँ पर कभी कभार देखने को मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से वो स्टार्ट में, आप बिल्कुल सही करेंगे, जिस तरह से स्टार्ट में वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चौक चौराहों में देखने को मिलते थे। इतना बड़ा फैसलाबाद है और लोकेशंस पे सिर्फ 2-3 पे नजर आते हैं। इसमें अगर देखा जाए, कोहिनूर चौक है, जलवी मार्केट है, सतियाना रोड है, समुद्री रोड है, जड़ावाला रोड है और झंग रोड है, वहां पे नजर नहीं आते। हमारा शहर का इतना एरिया है, वहां पे नजर नहीं आते। घंटा घर के 8 बाजारों में होना चाहिए, जो कि तजारती हब समझा जाता है। इसके अलावा आपके जितने भी गुलाम अहमदाबाद का एरिया है, रजाबाद का इलाका है, गुलाम अहमदाबाद में फवारा चौक है उसका इलाका है, और इस तरह के सदर बाजार का इलाका है, शाही चौक का, आदम चौक का, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे मौजूद इनको होना चाहिए लेकिन वहां पे मौजूद नहीं होते। खास तौर पे पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स पे, जहां पे लोगों का रश ज्यादा होता है और कोई ना कोई नागहानी आफत आने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। ऐसी जगहों पे होना चाहिए जहां पे इनको जज करना चाहिए ना। एक प्लान तश्कील नहीं देते शहर का। बिल्कुल। प्लान तश्कील किस तरह से देना चाहिए, खास कर QRF और हमारे जो डॉल्फिन के एहलकार हैं, मतलब एक सजेशन है, हो सकता है हम गलत भी हों, कि एक लिस्ट लेनी चाहिए। उस लिस्ट के मुताबिक देखें कि शहर में सबसे ज्यादा डकैती और चोरी के वाकयात कहां पे हो रहे हैं, हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं, और हॉटस्पॉट्स सिलेक्ट किए जाएं, वो चौक चौराहे सिलेक्ट किए जाएं, देखे जाएं कि यहां पे इस चौक के अंदर डकैती की वारदातें ज्यादा हुई हैं। एक सेंस बन जाती है कि आप यहां पे लगाएंगे। अब उसका भी एक तरीकेकार होना चाहिए, वो छुप के जरा नाका लगाएं और वहां पे नकलो हरकत जो है वो नोट करें 2 से 3 दिन। और मेरा ख्याल है अगर ये सिस्टम मुतारफ करवाया जाए तो इससे काफी हेल्प आपको मिल सकती है। एक्चुअली हनान, ये सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मुतारफ करवाया जा चुका है। बात मुतारफ करवाने की हद तक आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट की बात है कि एक सिस्टम ये मुतारफ करवा दिया गया, हॉटस्पॉट बना दिए गए और बता दिया गया स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में कि ये फलां एरियाज जो हैं यहाँ पर चोरी डकैती की, राहज़ानी की वारदातें ज़्यादा होती हैं। लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद 2 से 3 दिन तक रिएक्ट होता है, वहाँ पर नफरी भी तैनात की जाती है, वहाँ पर कुछ पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी जाती है। देखने में आता है कि गाड़ियाँ गश्त कर रही होती हैं, लेकिन उसके बाद उस बात को आगे कर दिया जाता है। जिस तरह से कभी कभार हमारा वो फ्लैग मार्च होता है जिसमें हम स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं, हम ये बता रहे होते हैं कि हमारी पुलिस की नफरी कितनी है, हमारी पुलिस के पास वेपन्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम दिखा रहे होते हैं। इसी तरह से इस तरह के हॉट स्पॉट्स पर भी या तो हमें ये चाहिए कि हम वहाँ पर अपना जो फ्लैग मार्च है उसकी तर्ज पर वहाँ पर गश्त करवाएं, रूटीन में तवातर के साथ हमारी फोर्सेस जो हैं, हमारी पुलिस जो है वो गश्त कर रही है, उनके पास वेपन्स जो हैं वो शो कर रहे हों, या फिर दूसरी बात ये है कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हों। मॉनिटरिंग के लिए हमारे बहुत सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता उन चौकों चौराहों पे, मेन रोड्स पे? सीसीटीवी की किल्लत पूरे शहर के अंदर बहुत नजर आती है। सीसीटीवी कैमराज बहुत सी जगहों पे लगाए भी गए हैं, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं जुल्करनैन। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी इदारों की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी इदारों की हनान, ये एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनना था, सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनना था, जिसमें शहर के बहुत सारे इलाकों में लाहौर की तर्ज पर सीसीटीवी कैमराज, हाई परफॉर्मेंस सीसीटीवी कैमराज लगाए जाने थे और मॉनिटर होने थे वो एक कंट्रोल रूम में।
लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो लटक गया है। उसमें कहा यह जा रहा है कि मुखय्यर हजरात की ज़रूरत है, उसके लिए बिल्डिंग एक बन चुकी है, लेकिन उस बिल्डिंग को के साथ साथ जो सिविल लाइन में जो बिल्डिंग तैयार की, बिल्कुल वही उसी बिल्डिंग की बात हो रही है, वो कनेक्टिविटी के लिए वो जो कैमराज इंस्टॉल होंगे, जो दीगर जो सामान है वो इंस्टॉल होगा, या उसका प्रॉपर जो सिस्टम बनेगा, उसके लिए मुखय्यर हजरात की ज़रूरत है। या तो अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पुलिस को फंड्स फ्राहम करे कि पुलिस जो है वो ये सीसीटीवी कैमराज का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करे, या फिर पुलिस के बजट में से, पुलिस के फंड्स में से इस तरह से कुछ किया जाए कि जिससे इनकम हो, जिससे अर्निंग हो। अब फैसलाबाद पुलिस के पेट्रोल पंप्स भी हैं जिससे अर्निंग जो होती है वो पुलिस को मिलती है। लेकिन अगर जब पंजाब गवर्नमेंट की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इनको पैसे देगी, क्योंकि जो शहर को दे के गई इमरजेंसी बेसिस पे, पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब आए थे, 13 अरब का ऐलान कर ले और कर गए। अभी तक आप देख लें कौन से पैसे हैं जो कि हमारे शहर को मिले, और हंगामी बुनियादों पे ये पैसे मिलने चाहिए थे। उसकी वजह ये थी कि सीवरेज के बहुत सारे मसाइल थे। जुल्करनैन, आपने देखा होगा MPMNS की तस्वीरें आवेजा गटरों के ऊपर कर दी गई थी। शहर में टूट फूट का निज़ाम रोड्स का बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारी समुद्री रोड टूट फूट का शिकार है, झंग रोड टूट फूट का शिकार है, और इसके साथ साथ सत्याना रोड खास तौर पे मछली फार्म के करीब जो है वो टूट फूट का शिकार है। ये तमाम तर वो रोड्स हैं जहां पे रोजाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग शहर से बाहर जाते हैं और हज़ारों लोग शहर के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरजीहात अगर वो नहीं है तो ये किस तरह से हो सकता है कि सिक्योरिटी के ऊपर पैसे लगाएं। अगर हम पुलिस को गलत कहते हैं तो बहुत सारे मामलात में वो ठीक भी हैं, पुलिस वाले, उनको उसी तरह से फंड्स दिए जाएं, भर्तियां नहीं की जाएं। आपने 80 लाख की आबादी पे टोटल कितने एहलकार हैं जो कि मामूर सिक्योरिटी अदारों ने कर रखे हैं, और उनमें से गश्त वाले कितने हैं, और उनमें से ऑफिस वर्क वाले कितने हैं, कितने लोग हैं जो कि वीआईपी सिक्योरिटी पे जो है वो तैनात हैं। तो अवाम का भला किस तरह से होगा? अल्टीमेटली इस सब का सेहरा जो सजता है वो गवर्नमेंट के साथ सजता है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर इनिशिएटिव ले, क्योंकि वहां का थिंक टैंक वही है और उसने जो फैसला करना होता है उसी से आगे इंप्लीमेंटेशन होती है। हालांकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली हैं, हमारी साइकी इस तरह से बन चुकी है कि हमारे MPA का, हमारे MNA का काम हमारी नाली बनवाना है, हमारा सोलंग बनवाना है, जबकि MPA MNA का काम ये नहीं होता। उनका काम होता है कानून साजी, उनका काम होता है अपने इलाके के मसाइल को देखना। लेकिन उसके लिए पढ़े लिखे होना, बिल्कुल तजर्बाकार होना, बिल्कुल सोच और शाऊर रखना, ये वो तमाम चीजें अगर आपके अंदर मौजूद हैं देन आपको अपने इख्तियारात का पता चल सकता है। इसमें आवाम का भी कसूर है, इसमें हमारा भी कसूर है। वो ये है कि हम जब किसी को मुंतखब कर रहे होते हैं, अपना आवाम का नुमाइंदा, अपना वोट कास्ट कर रहे होते हैं, तो तब हमें ये चाहिए कि हम उससे ये उम्मीद रखें या उससे ये कहें कि आपने हमारे फलां मसाइल हल करने हैं। हमारी जो अगर देही इलाकों की बात चली जाए, दफा ये कहा जाता है जिसकी भी गवर्नमेंट आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, नून लीग की हो या किसी और की हो, हर दफा लोग इसी डिमांड को देखते हुए वोट जो है वो कास्ट कर देते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो मुतलका वज़ीर आज़म फिर बनते हैं, जब तकरीरें होती हैं बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन असलियत इसके बरक्स होती है। बिल्कुल, और अवाम को हर दफ़ा धोखा मिलता है। अब सुन नहीं सकते हैं लोग, तो कस्में भी जलसे जुलूसों में खा लेते हैं। अब यही इमरान खान साहब थे कि बिल जला रहे थे, और यही इमरान खान साहब हैं कि इन्होंने आज इतने बिजली के रेट्स हाई कर दिए हैं कि जितना भी तजारती तबका था वो सर पकड़ के बैठा है कि जनाब हमारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसकी कीमत इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ की मार्केट के जितने भी बायर्स हैं उनका रुझान दूसरे मुल्कों की तरफ बढ़ रहा है। क्वालिटी सेम है लेकिन दूसरे मुल्कों के प्रोडक्ट की कीमत कम है। तो इससे तो एक्सपोर्ट्स में बहुत कमी वाक़या आएगी, और अगर एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़या आती है तो आपकी मुल्की मैशियत कहाँ पे स्टैंड करेगी, इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। हम जैसे एक आम फहम और आम सोच रखने वाले लोग इस कदर सोच सकते हैं, तो इनके पास तो बेशुमार रिसोर्सेज होते हैं, बेशुमार कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, और इसके बावजूद भी ये कोई ऐसी पॉलिसी ना बना सकें जिससे मुल्क पाकिस्तान को चलाया जा सके। तो मेरा ख्याल है हमें फिर अल्लाह के हवाले ही है ये मुल्क, बिल्कुल ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अल्लाह की आस पे हम लोग हैं वो चल रहे हैं। और वाकई तौर पर इनका काम यही है पॉलिसी मेकिंग का। ये अपने
जितने अवामी मसाइल होते हैं उनके हल की तजावीज़ दे सकते हैं, ये करारदादें जमा करवा सकते हैं, ये कानून साजी कर सकते हैं, ये बहुत सारे मामला जो आवाम के होते हैं वो अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से जो है वो हल करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कह रहा था कि आवाम का सिर्फ इस हद तक कसूर है कि हमारे अगर देही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे सियासत या वोट जो होता है वो सिर्फ इस बुनियाद पर दे दिया जाता है कि बरादरीज़म है, और या वो इस बुनियाद पर दे दिया जाता है कि कल कला ये MNA या ये MPA जो है वो मेरा थाना कचहरी का काम करवाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये ज़रूर होता है कि हमने थाने कचहरी ज़रूर जाना है। बिल्कुल। अगर शहरी इलाके की बात कुछ इस तरह का बन चुका है और यही देखा जाता है कि मुश्किल वक्त में आके हमारे साथ खड़े हों, और अबे हम तो यही कहेंगे कि वो मुश्किल वक्त आए क्यों। बिल्कुल, हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा हो कि आप पे मुश्किल वक्त आए ही ना और तमाम तर लोग तरक्की की तरफ गामजन हो। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जुल्करनैन मौजूद हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद जो खदशात हैं हमारे शहर को, उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जुल्करनैन, क्या इस वाक़े के बाद हमारे जो सेशन कोर्ट है उसकी कोई सिक्योरिटी को में चेंज लाया गया है, या जो जड़ामाला का कोर्ट है या इसके अलावा जो गिरदोनवा में कोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को मजीद सख्त की गई हो, उनमें कोई चेंजेस लाए गए हों? ताहाल ऐसा कोई भी जो सिस्टम है वो मुतारिफ नहीं करवाया गया। ताहम इस तरह के वाक़े के बाद 1 या 2 दिन के लिए वहाँ पर कुछ नफरी ज़्यादा तैनात कर दी जाती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में चेंज लाया गया, उसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाना चाहिए होता है कि इतने अहलकार यहाँ पर डिप्यूट होंगे, इस तरह से सिक्योरिटी के लेयर्स बनाई जाएंगी। आमतौर पर जिसे हम फूल प्रूफ सिक्योरिटी कहते हैं वो 3 लेयर्स में होती है, उससे क्रॉस करके जाना पड़ता है, वो उसमें चांसेस नहीं होते। इवन आपको तो वहाँ पे सिविल में एहलकार काफ़ी ज़्यादा तैनात करने चाहिए जो कोर्ट्स के अंदर घूमते फिरते रहें, और कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी अगर उनको शक होता है तो उस पर वो नज़र रखें। लेकिन अल्लाह जाने क्या हो रहा है, क्या लेकिन नहीं हो रहा। ऐसा ताहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर जिस तरह से वकला बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। वकला बरादरी की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारे अदालतों में हमारे जजेस महफूज नहीं हैं, हमारे वकला हजरात जो हैं वो महफूज नहीं हैं, क्योंकि हनान यहाँ पर मामला ये है कि ये सिर्फ एक दुश्मनी वाला केस नहीं था कि इमरान जट को जो है वो वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं, और जिसने थाने या कचहरी में जाना है, जिसने अपनी कोर्ट में पेशी पर जाना है, वो ज़ाहिरी बात है उसमें 2 पार्टियों की मुखालफत तो होगी। खा वो किसी पर किसी ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है, वो झूठा है या सच्चा है वो अलग बात है। खा किसी ने किसी पर कोई डकैती का मुकदमा दर्ज करवाया है, चोरी का मुकदमा है, कत्ल का मुकदमा है, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़े का मुकदमा है, जिसमें भी FIR होगी उसमें 2 पार्टियां आमने सामने ज़रूर होंगी, और दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर रंजिश भी होगी, और आम तौर पर वो दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने एरियाज़ में रह रही होती हैं। लेकिन कचहरी में तारीख पर वो दोनों पार्टीज इकट्ठी होती हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी हाइपर होने वाले, अदम बर्दाश्त वाले, जिस तरह से पहले बात कर रहे थे, वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आम तौर पर लोग दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने घरों में होती हैं, वहाँ पे इतने चांसेस नहीं होते। जब उन्होंने मिलना है, जब उन्होंने एक दूसरे के आमने सामने आना है, तब वहाँ पर तसादुम के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ उस इलाके की, उस एरिए की, उस अहाताए अदालत की जो सिक्योरिटी है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हम कहते हैं कि हमारी अदालत, हमारी अदलिया जो है वो आज़ाद है। क्या यही आज़ादी है अदलिया की कि कोई भी आता है अहाताए अदालत में उसकी सिक्योरिटी को चैलेंज करके चला जाता है? लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जो कि रोज़ाना की बुनियादों पे कई केसेस सुनते हैं, क्योंकि अगर 2 पार्टियां अल्टीमेटली एक के हक में फैसला जाना होता है और जिसके हक में जाता है दूसरा उसे अगर तस्लीम नहीं करता, तो रोज़ाना की बुनियाद पे वो इतने केसेस सुना रहे होते हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए खासकर इनको इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हनान, ये हमारे जो जजेस साहिबान हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। उन्होंने जिसके खिलाफ भी फैसला देना है, देखें बहैसियत इंसान, चाहे वो कोई जज की पोस्ट पे है या चाहे वो किसी और पोस्ट पे है, बहैसियत इंसान उसकी एक फैमिली तो मौजूद है। बिल्कुल। उसके चाहने वाले, उसके बच्चे, उसके अहले खाना, वो सब मौजूद हैं। तो इस सारे सिस्टम के बावजूद बहुत सारे ऐसे
बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जिनका पूरा वसी नेटवर्क होता है, उनके खिलाफ अदलिया आज़ादी के साथ और जुर्रतमंदी के साथ फैसला सुना देती है। लेकिन उस बंदे ने जो फैसला सुना रहा है उसने अपने घर भी जाना है, उसने लेकिन सारे इस मामले मामलात पे को मैं देखना है। अपनी अदलिया को लाजमी तौर पे सल्यूट पेश करना चाहूंगा बिल्कुल। और सलाम पेश करता हूं कि वो तमाम तर मफादात को, हर चीज को साइड पे रख के हकाइक को देखते हुए हकाइक को फैसला देखते हुए। सुनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि जिसके खिलाफ फैसला सुना रहे हैं वो कितना वो कितना powerful है। ताकतवर है, कितना पावरफुल है, कितना फाल है, कितना पैसा है उसके पास, कितना बड़ा नेटवर्क है, क्या क्या वो हरबे इस्तेमाल कर हाँ। सकता है, क्या क्या हरबे नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये तमाम तर चीजें जानते हुए, क्योंकि जब केस की डिटेल खोली जाती है ये तकरीबन पता चल जाता है कि जो जुराइम पेशा अफराद है वो कितने फाल हैं हाँ। और वो क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद वो डटे रहते हैं और इंसाफ करते हैं। उनको नहीं लालच होती किसी भी चीज की, उनको अगर होता है तो सिर्फ ये होता है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई भी है, उसे बर वक्त इंसाफ उसकी दहलीज पे मिले। बिल्कुल ऐसा इस पे अदलिया को हम सलाम पेश करते हैं जनाब। बहुत हिम्मत, जुर्रत और जज्बे के साथ वो अपनी ड्यूटीज जो हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं और हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। बिल्कुल, वो अपनी जानों का खतरे में डाल के इन तमाम तर फैसले करते हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमें इंसाफ देने। हम फर्ज यहाँ पर पुलिस का ये बनता है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की है। बात ये कर रहे हैं कि हमारी अदलिया, हमारे मौजूद जजेस जो हैं वो इतना बड़ा रिस्क लेके फैसले सुना रहे होते हैं और अगर उनको सिक्योरिटी फ्राहम नहीं करनी तो फिर किसे करनी है। अगर अहाता अदालत को सिक्योर नहीं करना, जहां पर कत्लों के फैसले होते हैं, जहां पर मुल्जिमान को सजाएं सुनाई जाती हैं, और ये वो वाहद अदारा है जब हमें फिर पुलिस से भी शिकायत होती है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। यहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद होती है और वहीं पे ये किया जाए कि आपकी नाकस सिक्योरिटी की वजह से वहां पर जो है वो कोई भी आए किसी को भी कत्ल करके चला जाए। इस तरह के वाक़यात बहुत सारे न सिर्फ फैसलाबाद में, दीगर जगहों पे भी रिपोर्ट हो चुके हैं और फैसलाबाद में भी ये कोई अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। और ये होता ये है कि जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर डिप्यूट किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं साइड पे लग के बैठे होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा, कोई सानहा होगा तो वो बर वक्त वहाँ पर पहुँच जाएंगे और आके जिस तरह से दूसरे लोग देख रहे होंगे कि क्या हुआ है, उसी तरह से वो पुलिस वाले भी आके पूछ रहे होंगे कि ये क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद वो अपना लीगल प्रोसीजर जो है वो शुरू कर देंगे, अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। जजेस रूम्स में तो लगे होते हैं कैमरे, लेकिन आउट ऑफ द रूम्स अगर खास तौर पे पूरी अदालत की बात की जाए, सीसीटीवी कैमरे नस्ब होते हैं वहां पे। कोई कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे पता चल सके कि मामला आखिर पेश क्या आए अदालत के बाहर? बिल्कुल, वकला के चैम्बर्स के बाहर भी, वकला के चैम्बर्स के अंदर भी, अहाता अदालत, कमरा अदालत में भी और कचहरी की सराउंडिंग एरियाज़ में भी बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते हैं। लेकिन हनान, बात फिर वही आती है कि सिर्फ कैमरा लगा देना काफ़ी नहीं है। जिसने ये सोच ही लिया कि मैंने किसी को मारना है, वो हथियार लेकर निकल पड़ा है, तो फिर उसे दुनिया देख रही हो या उसे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दुश्मनी की अच्छा, बात यूं भी महसूस होता है ना कि सिक्योरिटी एहलकार देख भी रहे हैं, लेकिन जब कोई असला लहराता आ रहा है और पता है कि ये अगर उससे मार सकता है तो मुझे भी मार सकता है, तो इसके बावजूद कोई कुछ नहीं करता। पिछले दिनों अगर बात की जाए, सबीना थिएटर में मीरा, हमारी जो मारूफ एक्ट्रेस है, वो फैसलाबाद आई थी परफॉर्म करने के लिए। तो मीरा की परफॉर्मेंस के दौरान सबीना थिएटर के बाहर फायरिंग की गई और फायरिंग की वजह से वहां पे सिक्योरिटी एक एहलकार बैठा भी था, लेकिन उसने कोई नकलो हरकत नहीं की, इस वजह से क्योंकि वो डायरेक्ट सीधी फायरिंग जो है वो कर रहे थे। अगर वो हिलता तो उसे भी गोली लग सकती थी। अब सूरत हाल ये है कि जहां पे पता भी है रोजाना की बुनियाद पे 2-4 दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद कोई ना कोई सिक्योरिटी के मसाइल चलते रहते हैं, वहां पे पुलिस तैनात नहीं की जाती। खासतौर पे यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है उन आर्टिस्ट पे, उन फनकारों पे जो कि दूसरे शहर से आके फैसलाबाद परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मीरा ने एक अरसा दराज के बाद और फैसलाबाद में पहली दफा परफॉर्म किया और अरसा दराज के बाद थिएटर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इसके बावजूद उसके बाहर अगर फायरिंग होती है तो मीरा जी पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? वो आगे से फैसलाबाद आएंगी, वो सोचेंगी कि थिएटर इंडस्ट्री को ज्वाइन करना भी है या नहीं करना। तो हमें जहां पे फन को फरोग देना चाहिए, वहां पे हम बहुत सारे इस तरह के जराइम पेशा अफराद की वजह से ये फन दबता चला जा रहा है दिन ब दिन।
इसके ऊपर भी पुलिस कोई काम नहीं कर रही। सिक्योरिटी रिस्क तो हर जगह है जुल्करनैन, आखिर आवाम जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी रिस्क है वहाँ पर। जो आप ये सबीना वाला केस बता रहे हैं, वहाँ पे हनान उस जो एक एहलकार तैनात किया गया था, अब सीधी फायरिंग में तैनात एहलकार नहीं था किया गया, ये अपनी सिक्योरिटी थी सबीना थिएटर की खुद की सिक्योरिटी जी, थी। और वो एहलकार वहां पे मौजूद था और उसने भी कोई काम नहीं किया। अगर एहलकार पुलिस का एक भी मौजूद होता है, पुलिस की वर्दी का एक इंपैक्ट है जुल्करनैन, और उस वर्दी के इंपैक्ट की वजह से बहुत सारे लोग मसला करने से पहले 10 बार सोचते जरूर है कि पुलिस एहलकार वहां पे मौजूद है। पुलिस का लफ्ज जहां पे आ जाता है ना, और जहां पे उसकी वर्दी वाला खड़ा होता है, उसकी वर्दी की एक शान और शौकत है। और जहां हम कहते हैं कि थाना कल्चर को तब्दील करना है, लोगों के दिलों से डर निकालना है, डर निकालने की हम बात तो करते हैं, ठीक है, निकालना भी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ डर जो जुराइम पेशा अफराद के दिलों में मौजूद है, वो महफूज रखना इंतहाई जरूरी है। अगर वो निकल गया ना, तो हमारे जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो दिन ब दिन मजीद बढ़ते चले जाए। डर जो है वो वाकई आप सही कह रहे हैं कि जराइम पेशा अफराद के दिलों से निकल चुका है, और आम शहरी जो है वो अभी भी डरता है। और ये सिस्टम जो है वो बदलने की ज़रूरत है कि एक शहरी जो है अगर उसके दरवाजे तक पुलिस आ जाती है तो वो समझता है कि मेरी बहुत बड़ी तजलील हो चुकी है, क्योंकि पुलिस को लोग पुलिस का जो तशख़्ख़ुस है, पुलिस का जो करैक्टर है, वो बहाल करने की ज़रूरत है। लेकिन बात कर रहे हैं उसके क्रिमिनल्स के डर की, तो जराइम पेशा अनासर के दिल में अगर पुलिस का डर हो तो वो बहुत सारे जुर्म जो हैं वो उन पर काबू पाया जा सकता है। कई दफा थिएटर्स पे फायरिंग हुई, को बहुत सारे लोग भी जख्मी हुए, फनकारों पे भी फायरिंग हुई, रस्तों में रोक लिया जाता है उनको। आज तक ये नहीं किया गया कि पुलिस की तरफ से कोई एहलकार वहां पे तैनात किए जाएं, कोई सिक्योरिटी थिएटर्स को दी जाए। अगर किया जाता है तो ये फायरिंग हुई है जनाब, सिक्योरिटी रिस्क के, थिएटर बंद कर। अब थिएटर बंद होने से एक पूरी इंडस्ट्री है, एक चेन है फनकारों की जो कि बेरोजगार हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप थिएटर बंद करने की बजाय अगर वहां पे 2 सिक्योरिटी एहलकार मामूर कर दें तो उससे बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता उनका। बिल्कुल ऐसा ही है, वो उसमें सैकड़ों लोगों का रोजगार उसके साथ चल रहा है, सैकड़ों घरों के चूल्हे जो हैं वो थिएटर के साथ चल रहे हैं। या तो आप उसको वैसे ही इनलीगल करार देते हैं, अगर आप ये भी लीगल जुल्करनैन के सारा दिन वहां पे सिक्योरिटी रखनी है। हाँ, रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक ड्रामा परफॉर्म होना है, सिर्फ 2 घंटे। उन 2 घंटों के अंदर अगर सिक्योरिटी एहलकार बाहर मामूर होते हैं तो मेरा ख्याल ये कोई बड़ी बात नहीं है। और 2-2 एहलकार, आपके शहर के अंदर थिएटर कितने? 4.5 या 5 तो थिएटर्स हैं जिनके अंदर सबीना थिएटर आ जाता है, मुनरवा थिएटर आ जाता है, मुनरवा गोल्ड थिएटर है, सनम थिएटर है, ठीक है ना। ये 4 से 5 थिएटर्स हैं जो कि टोटल काम कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर। अगर 2-2 एहलकार भी एक थिएटर को देते हैं तो 8 एहलकार सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको तैनात रात को करने पड़ेंगे, और इतने सारे सिक्योरिटी रिस्क से, जो कि हजारों अफराद अंदर बैठ के ड्रामा देख रहे हैं। अगर वहां पे फायरिंग होती है तो किसी को भी फायर लग सकता है। बिल्कुल, तो वो कितने लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि तरजीहात क्या है। यहाँ पर बिल्कुल पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए जाने चाहिए, ताकि जिस तरह से आप मीरा की बात कर रहे हैं, मीरा इंटरनेशनली जाके बहुत सारी जगहों पर परफॉर्म कर चुकी हैं, वो अपनी एक पहचान भी रखती हैं। जी ऑफ कोर्स अब फैसलाबाद के बारे में मीरा का तासुर क्या होगा? मीरा अगर किसी जगह पर बैठती हैं, किसी दूसरे शहर में जाके बैठती हैं, तो वो फैसलाबाद की पुलिस की या फैसलाबाद की सिक्योरिटी की क्या बात करेंगी? वो किस तरह से बताएंगी कि फैसलाबाद में पुलिस किस कदर एक्टिव है? पुलिस जराइम पेशा अनासर को पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही, ये उनको पता नहीं है। उनको ये पता है कि मैं जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर फायरिंग का वाक़या हुआ, पुलिस इनएक्टिव है। ये मैसेज जो है वो मीरा जहाँ पर भी बैठेंगी वो ये मैसेज कन्वे करेंगी। बात ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको देखने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आपने ये सजेशन दी है कि पुलिस सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर डिप्यूट की जाए, ये बहुत अच्छी सजेशन है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। वो इस वजह से कि एक तो फनकारों की सिक्योरिटी चाहे उसे बेहतर बनाया जाए, दूसरा हनान हमारे पास तफरीह के मौके कितने हैं। फैसलाबाद में अगर तफरीह की बात कर ली जाए तो बहुत कम मौके मिलते हैं हमें तफरीह के, और तंज़ो मज़ा तो खैर फैसलाबादी जहाँ पर भी बैठते हैं कर ही लेते हैं, लेकिन ये तंज़ो मज़ा फैसलाबाद की पहचान है, ये थिएटर्स फैसलाबाद की पहचान है। बिल्कुल, हम जहाँ पर भी जाएं और जहाँ पे भी जाएं हमारे फैसलाबाद के जो फनकार होते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त फिर आरपीओ और सीपीओ से यही है जनाब, इन मामलात को संजीदगी से लिया जाए।
हम जानते हैं कि आप कॉम्पिटेंट लोग हैं और आपकी कॉम्पिटेंस पे हमें शक नहीं है, लेकिन मामला यहाँ पे जब सिक्योरिटी रिस्क का आता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्ट्स ही नहीं, बाकी शहर को भी जरा संजीदगी से देखें और जहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, फ्लॉज हैं, उनको दूर किया जाए ताकि शहर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। तो जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। तो हम फिर इंशाल्लाह किसी दिन इसी सेशन के ऊपर गुफ्तगू जो है वो करेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद होंगे। मिर्जा साहब, बताइएगा कि आखिर सब्जियों के रेट्स क्यों नहीं नीचे आ रहे और किस सब्जी का क्या भाव है, ताकि हमारी नाज़रीन जो इस वक्त देख रही हैं उनको पता चल सके कि आज क्या बनाना है, क्या पकाना है और बजट में किस तरह से रहना है। जी बिल्कुल हन्नान, आज भी कीमतों में खासी तेज़ी नज़र आ रही है और ये सिलसिला आज का नहीं है। गुज़िश्ता एक माह से फैसलाबाद भर में मुयस्सर सब्जियों की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा नज़र आ रहा है। सबसे महंगा जो अदरक है, जिसकी कीमत जो है वो तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलोग्राम है और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च जो है वो 120 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो में बिक रही है और टमाटर की कीमतें भी यहीं पर अटकी हुई हैं। इसके साथ साथ जो दीगर सब्जियां हैं, जिनमें सबसे महंगी सब्जी जो है वो मटर है और इससे बेहतर यही है कि आप चिकन खरीद कर खा लें, क्योंकि मटर की जो हुकूमती निर्ख हैं वो 240 रुपये हैं, लेकिन ओपन मार्केट में यही कीमतें जो हैं तकरीबन 300 रुपये तक पहुँची हुई हैं। इसके साथ साथ करेला 120 रुपये, भिंडी 100 रुपये, शलजम 80 रुपये और जो दीगर सब्जियां हैं जिनमें खसूसी तौर पर इन दिनों में आम सब्जियां जो खाई जाती हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है, जिससे महसूस ये हो रहा है कि ज़िलाई इंतज़ामिया और उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो तो इस बात को यकीनी नहीं बना रहे कि ओपन मार्केट में सब्जियों के मुकर्रर करदा निर्ख वसूल किए जाएँ। इसके साथ साथ जो थोक की मार्केट है, जिसमें सधार मंडी है, वहाँ पर भी कीमतों में खासी तेज़ी नज़र आ रही है, जिस वजह से जो यहाँ पर बैठी ताजर बरादरी है और दुकानदार हैं, उनका कहना है कि महंगी सब्जी जब मिलेगी तो उसमें महंगा ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों के निर्ख यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो हुकूमती निर्ख हैं उसी पर थोक की कीमत दी जा रही है। इस हवाले से ताजर बरादरी का भी कहना है और जो आम शहरी है उनका भी कहना है कि हुकूमत मुकर्रर करदा निर्खों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाए ताकि आम शहरी तक सस्ती सब्जियाँ पहुँच सकें। जी वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से तमाम रेट्स बताए। तो हमारी ऑडियंस जो देख रही होगी उनको पता चल गया होगा कि आज घरों के अंदर क्या बनाना है और किस सब्जी की क्या कीमत है, और ये भाव भी आपने बताया, क्योंकि बहुत सारी दुकानों के ऊपर रेट लिस्ट आवेजा नहीं की जाती गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती है। तो हम कोशिश करते हैं लोगों को घरों पे बैठे हुए इंफॉर्मेशन जो है वो फराम करें। तो बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका। जनाब, अगर हमारे फैसलाबाद शहर की बात की जाए तो यहाँ पे वालिदैन अपने बच्चों की तालीम को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं और एक मेयारी तालीम आपके बच्चे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत होती है, और यही वजह है कि एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो फैसलाबाद के अंदर अब पेनिट्रेट कर चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेयारी तालीम किसी कॉलेज से हासिल करे तो आपको पहली फुर्सत में इंतखाब करना होगा एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज का। एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज के हवाले से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। जी जनाब, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी और एक बड़े ही जबरदस्त इनिशिएटिव फैसलाबाद शहर में एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस करने जा रहा है और मेयारी तालीम फराम की जाएगी। 3 इनकी ब्रांचेस है और तीनों किनार रोड पे मौजूद हैं। गर्ल्स कैंपस भी है, बॉयज कैंपस भी है, लॉ कॉलेज भी इनकी तरफ से बनाया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोशन मुस्तकबिल हासिल करे, बेहतरीन तालीम हासिल करके, तो आपका बेहतरीन इंतखाब कॉलेज के हवाले से एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जमानत देता है आपके बच्चे की रोशन मुस्तकबिल की। तो कहते हैं कि एक उस्ताद किंग तो नहीं होता, बादशाह तो नहीं होता, लेकिन एक किंग मेकर जरूर होता है। और इनकी मैनेजमेंट, इनके पास उत्साजा की जो टीम है वो पूरी की पूरी किंग मेकर है और आपके बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए उसे मुकम्मल तौर पर ट्रेन किया जाता है। बताया जाता है कि अगर जिस फील्ड में वो पढ़ रहा है उसमें एक्सपर्टीज किस तरह से लेके आ जाए, क्योंकि आजकल जो निज़ाम तालीम हमारे यहाँ चल रहा है, लकीर का फकीर बच्चे को बना दिया जाता है। एक सफ़ा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे रट के उसी तरह पेपर के अंदर पेस्ट कर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते, उनको बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता कि जो वो पढ़ रहे हैं आम दुनिया के अंदर उसके फायदे नुकसानात क्या हैं और किस तरह से अपनी तालीम को, अपने इल्म को, अपने शाऊर को
आगे लेके आगे चलें और करियर काउंसलिंग नहीं की जाती, उनको बताया नहीं जाता कि आगे आप किस किस फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप में किस चीज की कैपेबिलिटी है और किस तरह से इस कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए। तो इसके लिए एक किंग मेकर आपके कॉलेज के पास होना जरूरी होता है और इनके पास एक नहीं बेशुमार किंग मेकर्स हैं और आज हमारे साथ उन्हीं किंग मेकर्स में से कुछ लोग मौजूद हैं एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। तो मैं आपका तारुफ उनके साथ वक्तन फवक्तन करवाता चलो। हमारे साथ मोहम्मद मुगीस हसन मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज के। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ नबीदुर रहमान साहब हमारे साथ मेरी दाईं जानब मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। और इनके मेरी लेफ्ट साइड पे जो मौजूद हैं मैडम बल्कीस अकरम मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। तो वेलकम करते हैं मैडम आपको भी शो के अंदर। ये कहा जाता है, सबसे पहले मैं मुगीस साहब की तरफ चलूंगा क्योंकि फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे शहरों में ब्रांचेस खोलने के बाद अब फैसलाबाद में ये पेनिट्रेट कर चुके हैं और लोगों का इत्तेमाद मैं जनाब देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा रुझान जो है वो एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ होता चला जा रहा है। इक्का दुक्का लोगों से गुफ्तगू भी मेरी हुई जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप इंतखाब एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमारे कुछ कजन्स हैं जो कि गुजरावाला ब्रांच में पढ़े हैं या फिर लाहौर ब्रांच में पढ़े हैं। उनका यह कहना है कि वहां पे एक तो एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेंडली होता है, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है वो यूं महसूस करते हैं कि घर पे बैठ के वो पढ़ रहे हैं और एक स्ट्रेस लेवल जो होता है, स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट होता है, वहां पे वो नहीं होता। और उस्ताजा की तरफ से बच्चों को डील बड़े मुनफरद अंदाज में किया जाता है और यही वजह होता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा लेसन्स को अब्सॉर्ब करते हैं और बोर्ड्स में पोजीशंस भी हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से हम एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इंतखाब कर रहे हैं। आखिरकार फैसलाबाद की तरफ आने का रुझान आपका किस तरह से हुआ और हमारे शहर फैसलाबाद को कितनी जरूरत थी ऐसे कॉलेज की, आप ही बताइएगा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। पहले तो आपने यहाँ पे मदू किया और एलए कॉलेज के हवाले से जो है वो हम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी मौजूद हैं, नवीद साहब भी और मैडम भी मौजूद हैं। जो तालीम है आप तमाम दोस्त और आप भी बहुत बेहतर बखूबी जानते हैं कि ये एक ऐसा जेवर है जिसमें कभी कमी नहीं आती और इसमें हमेशा जो है वो फरावानी रहती है और उस्ताद और स्टूडेंट का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और हम क्योंकि एक वाबस्ता हैं एक अरसा दराज से एजुकेशन के शोबे से, तो हमारा था कि हम फैसलाबाद का इंतखाब जो हमने करा उसकी मेन रीज़न ये थी, एक बहुत कमाल शहर, एक बहुत खूबसूरत शहर और एक खूबसूरत लोगों का शहर जिसमें हम आना चाह रहे थे। और इन खूबसूरत लोगों में खूबसूरत कॉलेज खुल जाए तो मैं कहता हूं सोने पे सुहागा हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम ये चाहते थे कि इस इदारे को एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जिसका इंतखाब किया, जिसका नाम हमने बेसिकली एलए जो नाम है वो क्यों रखा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलए जो है बेसिकली इसका है मतलब डायरेक्शन, पाथवे, और अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो हम इस हवाले से इसको फैसलाबाद में लेके आए हैं कि यहाँ के जो लोग हैं और हम एक इस तरह का यहाँ पे सेटअप क्रिएट करें जहाँ पे बच्चों के लिए सिर्फ तालीम ना हो, तरबियत भी हो। क्योंकि हमारे मुआशरे से तालीम तो माशाल्लाह चल रही है, बहुत से अच्छे अच्छे इदारे और भी यहाँ पे मौजूद हैं जो तालीम दे रहे हैं, लेकिन तरबियत का थोड़ा सा फुकदान हमें नज़र आता है। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा फोकस हैं कि हम यहाँ पे बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ मिल के जो स्टूडेंट्स की तरबियत है उनको प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग जो है वो उनकी कर सकें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं आपके कॉलेज में, बहुत मुनफरिद चीज़ें हैं। अच्छा, तमाम एक सर्कल, एक सर्कमस्टांसेस, एक एनवायरनमेंट वैसा बिल्ड किया जाए ना तभी आप बाकी सबसे मुनफरिद होते हैं। जैसे मैंने देखा आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है सर, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपके पास एक से एक बढ़ के स्पेशलिस्ट टीचर्स मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट्स को उनकी सोच के मुताबिक उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं और उनको उनके सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। और आपके पास एक बेहतरीन मैनेजमेंट मौजूद है, एक बेहतरीन टीम मौजूद है जो कि बच्चों को गाइड करती है कि आपने फ्यूचर में जाके बनना क्या है, पढ़ना क्या है। और यही नहीं,
बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी आप अपने स्टूडेंट्स को उसी तरह से पजीराई देते हैं जिस तरह से आप पढ़ाई के अंदर देते जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक पेरेंट टीचर मीटिंग का इनकाद किया जाता है। जी, हाँ, एक होता है ना कि बच्चा सारा साल पढ़ रहा है लेकिन उसके वालिदैन को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। क्या कर रहा है। तो आपकी तरफ से एक स्टैंड अप एग्जाम्स का जो सिस्टम मुतारफ करवाया गया है, फिर उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग की जाती है, उन एग्जाम्स की बेसिस पे उनको बताया जाता है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, अगर कॉलेज से जब घर जाता है ये किस सब्जेक्ट में वीक है, आपको किस चीज पे कंसंट्रेशन इसकी करवानी चाहिए। और बाज बच्चे इस तरह के भी होते हैं, जो मुझे आपके कॉलेज की बड़ी बेहतरीन चीज लगी कि बच्चे इस तरह से होते हैं जो क्लास में बैठे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, गुमसुम में, ना पता है क्या हो रहा है, ना पता है क्या नहीं हो रहा, तो उन पे खास तवज्जो दी जाती है और उनको देखा जाता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और जो आपकी टीम है वो टीम फिर कंसर्न करती है उसके वालिदैन के साथ कि इसे कोई घर से प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक इसे है। कोई टेंशन तो नहीं है, इसकी नजर तो वीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की नजरें काफी वीक होती हैं, वो बताने में भी शर्माते हैं कि टीचर कहीं हमें डांट डपट ना कर दे, हाईलाइट ना हो जाए, बिल्कुल, हाईलाइट ना हो बिल्कुल जाए। ठीक तो है। आपके जो टीचर्स हैं उनको डील इस तरह से करते जी, हैं कि बच्चा फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आके टीचर को तमाम तर जो मसाइल अपने बताते हैं। ये तमाम तर चीजें उसी कॉलेज में हो सकती है जहां पे एक एक्सपर्ट और वेल मैनेज टीम मौजूद हो, जो कि एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज में देखने को जी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नवीद साहब, कोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज करवा रहा है, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके, अगर कोई अपना बच्चे का एडमिशन वहां पे करवाना चाहता है, उनको पता हो कि वहां पे एफएससी की क्लासेस हो रही हैं, आईसीएस हो रहा है, या और कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं जिसमें बच्चे को वहां पे एडमिशन लेके देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया। एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है, पहले मैं इसमें ज़रूर एक पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि फैसलाबाद जो है, यहाँ पे जो तालीम हासिल करने का जो रुझान है और तालीम से जो दिलचस्पी है यहाँ के लोगों की, यहाँ के शहरियों की, यहाँ के स्टूडेंट्स की, उसको देखते हुए हमने जो जिन शहरों का इंतखाब किया उनमें फैसलाबाद जो है वो हमारे लिए प्राइमरी इम्पोर्टेंट था। यही वजह है कि हमने यहाँ पे अलहदा से फैसलाबाद के बच्चों की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए अलग-अलग मुख्तलिफ कॉलेजेस खोले हैं। जैसे आपने अभी खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि एक अलहदा से एलए कॉलेज फॉर गर्ल्स मौजूद है, जिसमें कि फर्स्ट ईयर से लेकर मास्टर तक कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह से एलए कॉलेज फॉर बॉयज़ अलहदा से मौजूद है, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर मास्टर्स तक हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। और ऐसे ही एलए कॉलेज ऑफ लॉ भी हमने यहाँ पे बनाया है, जिसमें हम बड़ी क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं लॉ के फील्ड में, क्योंकि मुल्क में आप देख ही रहे हैं कि वकला तो मौजूद हैं, लेकिन बेहतरीन वकला की अब कमी हो गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो एलएलबी की डिग्री हासिल कर लेते ऐसा ही हैं, है। वो प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है। ऐसा ही है। और ऐसा ही। यहाँ तो वो सियासत में इन्वॉल्व होते हैं कचहरियों की, ऐसा यहाँ ही। फिर इसके अलावा डिग्री जस्ट हासिल करनी होती है। ऐसा ही है। बिजनेसमैन का बेटा होता है और उसे चाहिए होती है कि डिग्री मिल गई है, दैट्स इट। जी बिल्कुल, आप ठीक लेकिन कह रहे हैं। एलएलबी की अगर आप डिग्री लेते हैं, मकसद इस डिग्री का तभी पूरा होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। आप कोर्स में जाते हैं, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किस केस को मैं किस तरह से टैकल करूंगा। इसके साथ साथ दूसरी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये, हमारे यहाँ कुछ कल्चर यूं है, ये कहा जाता है कि लड़कियों के लिए एक सेपरेट इन्वायरमेंट होना चाहिए और होना भी चाहिए। बिल्कुल और ऐसा ही। ताकि वहां पे एक लड़की जो तालीम हासिल कर रही है, वो दूसरी मसरूफियात, दूसरी जहन की तरफ जो रुझान हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोई मसला मसाइल लड़कियों को हो जाता है, उससे हटके सिर्फ फोकस हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। तो उसके लिए आपकी तरफ से एक अलग कैंपस भी बनाया जी गया है। बिल्कुल। और लड़कियों के कैंपस के हवाले से मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूं, ताकि बहुत सारे लोग घरों में बैठा जो देख रहे हैं, वो अगर चाहते हैं कि लड़कियों का एडमिशन करवाना है एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, तो क्या खास बात होगी जिसे देखते हुए वो उसकी तरफ आए। मैं गुजारिश करूं कि जैसे आपने फरमाया भी कि हमने लड़कियों के लिए अलहदा बिल्कुल एक कॉलेज बनाया, जिसकी आमदोरफ्त के लिए पेरेंट्स को जहाँ पे मसला नहीं होगा। पहले नंबर पे तो हमारे कॉलेज की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि जो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए आने जाने के लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वहाँ पे बिल्कुल अलहदा एक सेपरेट कैंपस गर्ल्स का मौजूद है, जिसमें बॉयज़ की या मेल्स की कोई एंट्री नहीं हो सकती। और दूसरा, वहाँ पे वो टीम मौजूद है
जो कि जैसे आपने बताया कि बच्चों के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करती है और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि खवातीन को हम किसी भी मैदान में पीछे नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। इस जो बोर्ड की पोजीशंस आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि तीनों पोजीशंस जो हैं वो खवातीन जो हमारी लड़कियां हैं उन्होंने ही हासिल किए। डीपीएस से डीएमसी के उनका ताल्लुक है और खवातीन जो हैं वो मर्दों से सबकत ले जा रही हैं आजकल पढ़ाई के मैदान में, तो उनके टैलेंट को जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियों का टैलेंट जाया ना हो तो हम यही सजेस्ट करेंगे एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में उनका एडमिशन करवाएं, क्योंकि वो निखरते हुए इंसान को मजीद निखार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैं इसमें एक और ऐड करूं कि आप कोर्सेज का पूछ रहे थे, तो हम इंटरमीडिएट में जैसे आपने फरमाया कि एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी हम अपने कॉलेज में खासतौर पे बच्चियों के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स एक अरसा दराज से इग्नोर होता हुआ नजर आ रहा था, निगलेक्ट किया जाता था उसे। लेकिन आपकी तरफ से अगर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है खवातीन के लिए खास तौर पर, ऐसा ही है, तो मेरा ख्याल है बहुत लोग होंगे जो कि इंटरेस्ट जाहिर करेंगे। ऐसे मैं गुजारिश करूं कि अगर डिग्री प्रोग्राम्स की बात की जाए तो उसमें एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स जिसको पहले बीए कहा जाता था और एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस जिसको पहले बीएससी कहा जाता था, ये 2 इयर्स प्रोग्राम है, वो हम ऑफर कर रहे हैं अपने बच्चियों को भी और बच्चों को भी। अच्छा। और इसके साथ साथ बीएस ऑनर्स प्रोग्राम 4 इयर्स सेमेस्टर प्रोग्राम होता है, जो कि हम जीसीयू फैसलाबाद से अपनी एफिलिएशन लेके बच्चों को ऑफर कर रहे हैं 4 सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, आईटी की फील्ड में, मैथमेटिक्स में। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ नवीद साहब मौजूद थे और ब्रेक से पहले कोर्सेज के ऊपर उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। नवीद साहब क्या कहेंगे, जहां से बात आपने छोड़ी थी मैं चाहता हूं वहीं से कंटिन्यू करें। जी, मैं बात कर रहा था कि जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनमें हम बीए, बीएससी जिसको कि अब एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स और एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस कहा जाता है, वो ऑफर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, न सिर्फ गर्ल्स के लिए बल्कि बॉयज़ के लिए भी। और उसके साथ साथ बीएस ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जिसमें कि 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और जोलॉजी, इनमें बीएस प्रोग्राम्स भी उनको ऑफर कर रहे हैं। और ये रेगुलर कॉलेजेस के अलावा जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि लॉ की जो साइड है, हम एलएलबी जो कि अब 5 इयर्स हो गया है इंटरमीडिएट के बाद, वो भी एक एलए कॉलेज ऑफ लॉ में अपने लदा कैंपस में हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ बल्कीस साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम क्या कहेंगी आप, अगर खास तौर पे मौजूदा दौर में निज़ाम तालीम के ऊपर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि कहा जाता है जैसे जैसे दौर बदलता है और टेक्नोलॉजी आती जाती है, निज़ाम तालीम भी शिफ्ट हो रहा है। बहुत सारे स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए तो बेसिक्स बच्चों को जहां पे पढ़ाई जाती हैं, वहां पे अब किताबों की बजाय वीडियोस पे बच्चों को तालीम दी जा रही है। अगर स्पेसिफिकली कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज लेवल पे बच्चों को किस तरह की तालीम देनी चाहिए और क्या वो तालीम के तमाम तर चीजें जो हैं वो एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज में मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। बात यह है कि पिछले दौर में जो तालीम दी जाती थी उसमें रट्टाबाजी का ज्यादा जोर था कि जो भी हो वो बच्चे को ज्यादा मतलब रटने पे ही मजबूर किया जाता था नंबर आने के लिए। मेरा ख्याल है कि अब जो बच्चों को तालीम दी जाए उसमें इखलाकी तौर पर भी बच्चे की तरबियत हो, जिस्मानी तौर पर, इखलाकी तौर पर, तो वो बच्चे कामयाब भी वही बच्चे होते हैं। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे में सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो ज्यादा हो, रटने की बजाय वो सोच समझ कर पढ़े। और मेरा ख्याल है सोच समझ कर पढ़ने से नंबर भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो बच्चे के जहन में वो एजुकेशन तालीम जो दी जा रही है वो पेनिट्रेट कर जाती है, बच्चे को इल्म हो जाता है और वो जो कंसेप्ट माइंड में बैठ जाता है वो कंसेप्ट फिर सारी उम्र नहीं जो है वो निकलता। अच्छा, यहां पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि आजकल हमारे मुआशरे में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स तो जनरेट किए जा रहे हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट्स नहीं जनरेट किए जा रहे। अगर आप एक भी क्रिएटिव स्टूडेंट बना देते हैं, एक भी आइंस्टाइन बना देते हैं, तो वो पूरी दुनिया को बदलने की सलाहियत अपने अंदर मौजूद रखता है। लेकिन इशू ये आता है कि हम उस सलाहियत को बाहर निकालने में नाकाम रहते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।
हम सिर्फ बच्चे को वो सिलेबस जो होता है इतना सा उसी के मुताबिक तालीम देते हैं और वही सुनते हैं और बच्चा उसी तक महदूद रह जाता है। बिल्कुल। तो क्रिएटिव स्टूडेंट उस वक्त पैदा होगा जब अब उससे बाहर निकलें। अब एक लेसन है, कोई भी सबक है, उस लेसन की जो बातें हैं वो किसी और में भी, किसी और जगह से भी वो ले, उनके हवाले देने चाहिए। मतलब सिर्फ सिलेबस तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बच्चे को इस किस्म की एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो और वो सोच समझ कर पड़ेगा। फिर वो उसकी सोचने समझने की सलाहियत जब बढ़ेगी तो वो क्रिएटिव स्टूडेंट इससे बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। नवीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद साहब, कोई क्रिएटिव सेशंस रखे जाएंगे आपके कॉलेज की तरफ से? जी, मैं इसमें गुजारिश करूं कि एक मोटिवेशनल सेशन भी हमारे प्लान में शामिल है। जैसे कि मैडम ने अभी फरमाया है कि सिलेबस से हट के जो क्रिएटिविटी पर मबनी जो सरगर्मियां हैं वो ज़रूर होंगी। बच्चों की किरदार साजी पे खुसूसी तौर पे हम मुख्तलिफ स्पीकर्स को और मुख्तलिफ आप एजुकेशनिस्ट को कह लें कि उनको बुलवाएंगे अपने इदारों में, ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि तमाम इदारों में। ये हमारे प्लान में शामिल है कि हम बच्चों की किरदार साजी के लिए, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उनको बुलवाएंगे। और हम सिलेबस से हट के क्या कर रहे हैं, हम आज के दौर में ये मुश्किल है कि बोर्ड का पैटर्न ऐसा हो गया है कि बच्चे के लिए पॉसिबल बड़ा कम रह गया है कि वो सिलेबस से हट के किसी तरफ तवज्जो दे सके। लेकिन फिर भी हमने अपने जो आवर्स हैं, स्टडी आवर्स जो हैं, उनमें इसको इस तरीके से मैनेज किया है कि हम बच्चों को विदाउट एनी कॉस्ट उनको स्पेशल जो है वो स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, IT के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और उनकी जो जहनी तरबियत है उसके लिए हम डेक्लेमेशंस और इवन अपने इदारों में हम मुशायरा की जो एक रिवायत है उसको आगे लेके चल रहे हैं। यानी अपने कल्चर को जिंदा रखा जाए। जी ऐसा ही हमारा जो कल्चर है जी ये दिन ब दिन दबता चला जा रहा है, हम और इस दबते कल्चर को जमीन से निकाल कर खूबसूरती से अवाम के सामने चमकाने की सलाहियत अगर किसी कॉलेज में मौजूद है तो एलए कॉलेज का नाम लिया जाए तो गलत ना होगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा हम जो है वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी पढ़ाई से हटके, जैसे कि एक बच्चा घर में अपने घर को सजाता है, अपने बेडरूम को सजाता है और बेडरूम का ख्याल रखता है, उसका साफ सुथरा रखता है, इस चीज की बाकायदा उसको तरबियत दी जाएगी। यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे जोर नहीं होगा, एथिकल क्लासेस भी होंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एथिक्स भी सिखाए जाएंगे और बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी के अंदर किस तरह से मयारी जिंदगी को जीना है। जिंदगी तो सब जीते हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही। मयारी जिंदगी को, क्वालिटी की जिंदगी को इंप्रूव किस तरह की जा सकती है, ऐसा ही है। हमारे साथ मुगीस साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मुगीस साहब, इस मामले में पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके बहुत ही कह सकते हैं कि इंस्पिरेशनल भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब वो बच्चों को देखते हैं बाद बात मिसाल भी देते हैं कि फलां बच्चे का देखो कितना अच्छा एथिक्स है, उसके कितनी अच्छी तरबियत है, वो किस तरह से बोलता है, बड़ों के साथ किस तरह से पेश आता है, अपने उस्ताद के साथ किस तरह से पेश आता है। लेकिन तुम्हें तो अकल ही नहीं है कि बोलना कैसे है, मेहमान घर आए उसे किस तरह से डील करना है। अब ये वो चीजें होती हैं जो डिनाई कर रहे होते हैं, हम पेरेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स सिखाएंगे। अगर ये तरबियत भी कॉलेज देना शुरू हो जाता है तो मेरा ख्याल है तमाम तर वालिदैन की अव्वलीन तरजीह होगी कि वो अपने बच्चों को एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन लेके दे। जी, जैसे कि मैंने शुरू में यही कहा कि हमारा जो मेन फोकस है इदारे का वो है कि ना कि सिर्फ तालीम, तरबियत, तालीम और तरबियत जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं और हमारे रग रग में था कि जी तालीम और तरबियत जो है वो तमाम चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए बेहतर होती है कि अगर तरबियत आपकी अच्छी है, आपका बच्चा जो है वो फोकस्ड है और उसको प्रॉपर तरीके से इदारे की तरफ से हमारे जो मेन फोकस्ड एरियाज़ हैं उनमें तरबियत, जैसा मैंने आपको कहा, उसमें हमारे कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस हम कर रहे हैं और वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ करेंगे इंशाल्लाह। इंडिविजुअल यानी ये नहीं होता कि पूरा सेशन हम ये नहीं करेंगे कि जी तमाम जो है वो एक क्लास हमने जिस तरह रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें एक कैरियर काउंसलिंग की क्लास है, इस तरह नहीं करेंगे। वो तो एक खाना पूरी होती है सर, वो इस तरह होगा कि वो तमाम बच्चों के लिए एक ही चीज, अब मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, हर बच्चा जो है वो एक तरह की मेंटालिटी नहीं रखता। अच्छा, इसी सेगमेंट के ऊपर सर और इसी मेंटालिटी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद सर। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मुगीस साहब मौजूद थे। ब्रेक पे जाने से पहले मुगीस साहब, एथिक्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहता हूं अपनी बात को कंटिन्यू करें। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि हमें हर इंडिविजुअल स्टूडेंट पे हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, और ताकि हर स्टूडेंट जो है उसकी जो नीड्स हैं, जो वो चाहता है, या उसकी जो डिमांड्स हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल किया जाए। और स्पेशली टीचर और हमारे मेंटोर्स जो हैं वो उनको फोकस करके उनकी जो भी एरियाज होंगे जहां पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको इंप्रूव करेंगे, ताकि इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट के साथ साथ टीचर्स ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी, सही है। और उसके तहत फिर कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। कैरियर काउंसलिंग के उसकी करने के साथ साथ पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है उसमें वालिदैन को बताया जाएगा, जनाब आप जोर दे रहे हैं बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, ये तो मैथमेटिक्स में ज्यादा नंबर लेता है, ये तो कंप्यूटर साइंस में ज्यादा मार्क्स ले रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा उधर शो कर रहा है, तो आपको अगला अपने बच्चे के टैलेंट को जाया करने के बजाय इसे कंप्यूटर साइंस की तरफ लेके जाया जाए। और अगर कंप्यूटर साइंस वाला बायो में इंटरेस्ट रखता है तो ना सिर्फ अपने वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक फील्ड को आगे लेके चले, बल्कि अपनी स्पेशलिटी को देख के अगर चलता है तो उससे मेरा ख्याल है आप बड़े साइंटिस्ट, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर्स जो हैं अपने मुल्क को फराहम कर सकते हैं। और उससे आपका एक ऐसा पढ़ा लिखा माशरा उभर के सामने आएगा जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो अपनी फील्ड के अंदर कह सकते हैं कि एक डाइवर्सिटी किस तरह से लेके आए, एक चेंज किस तरह से लेके आता है, और वो चेंज होगा असल में जिसे हम नया पाकिस्तान कहेंगे। और वो नया पाकिस्तान होगा जो कि एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, और वो पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा जो डोमिनेट करेगा पूरी दुनिया के अंदर। हमारे मेडिकल, पंजाब मेडिकल कॉलेज की बात की जाए जो कि जहां से बहुत सारे MBBS के डॉक्टर्स बन के निकलते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर वो रिकॉग्नाइज होते हैं, दुनिया भर के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे साथ नवीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। नवीद साहब, जहां पे बात आती है कॉलेज की, आपके कॉलेज का म्यार भी बेहतरीन है, कोर्सेज भी बड़े जबरदस्त करवाए जा रहे हैं, लेकिन फी बजट्स क्या हैं उसके? यहां पे आके हर पेरेंट जो है वो सोचने पे मजबूर होता है। और यहां पे ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि कोई बच्चा अगर मैट्रिक में ज्यादा मार्क्स लेके आता है, डिस्काउंट किस तरह से दिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पोजीशंस हासिल किए, अगर वो आपके कॉलेज में आके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स और फैसिलिटीज क्या होंगी? मैं गुजारिश करूं, मैं फैसलाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके वालिदैन तक LA ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम फैसलाबाद में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आए। हम मेयारी एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन को फैसलाबाद के हर पढ़ने वाले बच्चे के घर के दरवाजे तक पहुंचाने आए हैं। इसके लिए जैसे आपने बात की कि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और मुख्तलिफ फी डिस्काउंट्स हम लेके बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों का की जो आपने अभी जिक्र किया कि जो बोर्ड में पोजीशंस लेते हैं या अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनके लिए हमारा एक मेरिट स्कॉलरशिप मौजूद है, जिसमें हम ऐसे बच्चे जो कि बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, एक तो वो बच्चे हैं, एक वो कैटेगरी है जो पोजीशन होल्डर्स हैं, उनके लिए हमारे पास ना सिर्फ फ्री एजुकेशन का ऑप्शन है, वो 2 साल बगैर किसी फीस के हमारे पास पढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ साथ उनके लिए हमारे पास बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि आप कह लें कि कैश प्राइजेज हैं, लैपटॉप्स हैं और इस तरह के मुख्तलिफ ऐसे टूल्स जो कि फ्यूचर में उनकी पढ़ाई में उनके लिए हेल्पफुल हो सके। एक तो ये है। दूसरा, पोजीशन होल्डर से हट के वो बच्चे जो किसी वजह से पोजीशन नहीं ले सके लेकिन उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, एक खास परसेंटेज से ऊपर आए, उनके लिए भी हमारा जो कॉलेज है वो ओपन है। उनसे हम कोई चार्जेस वसूल नहीं करते, उनसे कोई फीस वसूल नहीं करते, और उन बच्चों की पढ़ाई पे खुसूसी तवज्जो देते हैं। उनके लिए अलग सेक्शंस बनाते हैं जिनमें उनको इसलिए तैयार किया जाता है कि अगर वो पोजीशन मैट्रिक में नहीं ले सके तो इंटरमीडिएट में जरूर ले लें। 2 साल की फ्री एजुकेशन उनको मिलती है, उनके लिए स्पेशल टीचर्स असाइन किए जाते हैं, उनके लिए अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं और उनको फ्यूचर के टॉपर्स के तौर पर तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ वो बच्चे जो उस तरीके से अच्छे मार्क्स नहीं ले सके लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बेशुमार किस्म के डिस्काउंट्स मौजूद हैं, जिनमें कि किनशिप डिस्काउंट है जिसमें 50% तक फीस छोड़ दी जाती है। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चों में मार्क्स से हट के टैलेंट होता है, जैसे कोई शायर अच्छा है, कोई ऐसे राइटिंग में अच्छा है, कोई किसी कोकुलर एक्टिविटी में अच्छा है, उनके लिए भी कोई डिस्काउंट? उनके लिए भी हमारे पास डिस्काउंट्स हैं। उनके लिए भी हमारा ये है कि 50 से 60% जो ट्यूशन फी है वो 60% ट्यूशन फी। ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो डिबेटर्स हैं, जो नात खां हैं, जो किरत में पोजीशंस ले चुके हैं या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनमें परफॉर्म करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उनके लिए हमारे पास ये वाली तमाम डिस्काउंट्स अप टू 60%
हमारे पास मौजूद है। और ख़ास तौर पे टीचर्स के बच्चे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चे, उनके लिए हमारे पास 50% तक फी डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। और फिर बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूलों से अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं वो आगे भी यही सोच रहे होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। उनके लिए आप बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आए कि एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ, अगर अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तालीम, मेयारी तालीम हासिल कर। जी ऐसा ही है। उनके लिए फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी कुछ बच्चों को हम वेव ऑफ कर देते हैं। वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, फैसिलिटीज भी दी जा रही है। जी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। और वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं करते उनके लिए स्पेशल पैकेजेस ट्रांसपोर्ट फी में भी हम ऑफर उनको करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो बच्चों के लिए मैं समझता हूं कि आजकल के दौर में ये एक हम जिहाद करने का अज़्म लेके आए हैं कि हम ट्यूशन लेस स्टडीज लेके आए हैं। ये चीज जिस कॉलेज में मौजूद है, यकीन मानिए वालिदैन अव्वलीन तरजीह रखेंगे वहां पे जाने के लिए। क्योंकि यह हर जगह ट्रेंड है कि पहले कॉलेज में पढ़ें बाद में जाएं ट्यूशन। हम सिलेबस खत्म करने की गारंटी देते हैं, हम बच्चों के तैयारी कराने की गारंटी देते हैं। इसलिए वो बच्चे जो हमारे पास एडमिशन लेंगे उनको ट्यूशन पे एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा मनी जो है उसको वो नहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कीस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपके जो कॉलेज है एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज, उसमें क्या खास बात है जिससे बच्चों का एडमिशन लोग वहां पे करवाएं? इसमें एक तो हमारी ये कोशिश है, बल्कि हम करेंगे कि एक लेडी डॉक्टर का भी विजिट रखवाएंगे। अच्छा, क्या बात है। 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद वहाँ विजिट करें। बच्चों को चेक करने के अलावा वहाँ एक लेक्चर भी दें सेहत के मतलब, इंस्पिरेशन हो जाएगी। हाँ जी। तो दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने कहा एजुकेशन का सवाल किया था, तो हम लाइब्रेरी का इस्तेमाल बच्चों के लिए जरूर करवाएंगे जो कि आम कॉलेजेस में नहीं होता। तो लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स रखी जाएंगी जो उनके सिलेबस से रिलेटेड भी होंगी ताकि सिलेबस उनके दिमाग में वसअत पैदा हो। फिर उसमें इखलाकी किताबें होंगी इखलाकी लिहाज से। मैंने जितने स्कूल विजिट किए टोबा में बतौर चेयरपर्सन या बतौर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे या ईडीओ एजुकेशन टोबा, मैं सारे अदारे विजिट करती थी। तो वहाँ यही चीज़ों का फुकदान मुझे नजर आता था, कमी नजर आती थी। हर स्कूल अदारे में मैं उन्हें नसीहत करती थी कि इन बच्चों को तालीम लाइब्रेरी में लेके जाएं एक एक क्लास को, कि ताकि वहाँ बैठ के इन्हें पढ़ने का जज्बा। आजकल आप देखें हमारे बच्चों में दूसरी किताबें पढ़ने का जरा भी शौक नहीं है। पिछले दौर में ये शौक ज्यादा था, लेकिन अब इसी वजह से नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह लाइब्रेरी के इस्तेमाल की तरफ भी तवज्जो देंगे। वो डॉक्टर आके भी उनको विजिट करेंगी और उस्ताद भी। मुझे आज भी याद है कि जब हमें उर्दू पढ़ाया जाता था, उर्दू की नज़म के साथ हमारी टीचर जो थी वो हमें एक शेर पढ़ाती थी ना तशरीह का, तो शेर के साथ हमें उसी शेर से रिलेटेड और शेर बताया करती थी। फिर हम घर आके मुख्तलिफ रसालों से, न्यूज़पेपर से उनके मतलब और शेर, फिर वो हमसे पूछती थी कि किसी और लड़की को इससे रिलेटेड कोई शेर आता है, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम याद करके जाएं। एक कंपटीशन की फिजा बनाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे बच्चे बहुत खुश। अब आप देखें बच्चा बहुत टॉप पे जाता है लेकिन उर्दू में से नंबर कम आते हैं। तो उर्दू को इस अंदाज से पढ़ाया जाए कि बच्चों की दिलचस्पी पैदा हो, उनकी दिलचस्पी का समान पैदा किया। तरीका तदरीस उस्ताद का ऐसा होना चाहिए, उस्ताद खुद पढ़ के आए सारा सबक और उससे रिलेटेड कोई बुक्स भी पढ़ के आए ताकि उसी तक महदूद हम सिलेबस तक ना रहे और उसके अलावा और चीजें भी बच्चे पढ़ें। तो जो मेरा आप क्या कहेंगी कि बच्चों की वहां पे तालीम के साथ साथ तरबियत भी होगी? एक दम तोड़ती चली जा रही थी, किताब पढ़ने का जो रिवाज था वो दम तोड़ता चला जा रहा था हमारे माशरे में। बिल्कुल। उससे बच्चों में नई एक रूह जो है वो आपके जरिए फूंकी जाएगी। क्या कहेंगे? उस्ताद जो है वो बच्चों को इतनी मतलब अच्छे अंदाज से पढ़ाए, उसका तरीका तदरीस इतना प्यारा हो, हमदर्दी के साथ और बच्चों के जज्बे के साथ पढ़ाए, तो इंशाअल्लाह बच्चे भी तालीम में दिलचस्पी लेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया बल्कीस साहिबा आज के शो के अंदर आने के लिए, और बड़े मुफीद मशवरे आपने दिए हैं। और इन मशवरों के बाद मैं तो यही कहूँगा, अगर आपकी कोई ख़ास तौर पे बच्चों को किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाने की ख्वाहिश है, तो आपका सबसे पहले तरजीह जो होनी चाहिए आपकी वो एलए ग्रुप ऑफ कॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तालीम के साथ तरबियत भी दी जाती है। तो मैडम बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। मुगीस साहब आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। नवीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एलए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की टीम मौजूद थी और इन तीनों को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक कीमती वक्त निकाल के बड़ी क्वालिटी सेशन जो है हमें फराम किया। तो एक बार बहुत शुक्रिया आप तीनों का जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।